हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेन। दोस्तों, आज का जो लेक्चर हमारा है ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो है लेक्चर होगा और इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से एग्जाम में आपके क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो उसके बारे में हम जानने का यहाँ प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि अभी तक जो हमने मूल कर्तव्यों के बारे में देख लिया, मौलिक कर्तव्यों के बारे में हमने देख लिया था। आज जो हम जानने का प्रयास करेंगे वो मूल कर्तव्यों के बारे में जानेंगे। तो एक मिनट चलते हैं कि मूल कर्तव्यों के बारे में कब बताया गया और ये कब यहाँ पे जो भारतीय संविधान में जो है रखे गए। तो मूल कर्तव्य जो है ये प्रकार से कह सकते हैं कि जो भाग 4 हमारा दिया गया है, भाग 4 जो कह सकते हैं कि भाग 4 के बाद में एक भाग 4 का जोड़ा गया जिसमें मूल कर्तव्य रखे गए। मूल कर्तव्य जो थे वो 51 का आर्टिकल में जो है रखे गए हैं और भाग 4 का में रखे गए हैं। भाग 4A बोल सकते हैं इंग्लिश में और 4 का भी बोल सकते हैं। तो इसमें रखे गए और ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा जो है इसको लाया गया, इसको जो जोड़ा गया, मतलब 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जो है संविधान में लाया गया। केंद्रीय प्रशासन की बात करें तो भाग 5 जो है वो केंद्रीय प्रशासन से रिलेटेड है। 52 से लेकर के 151 तक की जो है अनुच्छेदों में केंद्रीय प्रशासन का वर्णन किया गया है। और अध्याय 1 में जो है कार्यपालिका के बारे में बताता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका। अब यहाँ पे केंद्रीय प्रशासन बोल रहे हैं तो ये हम संघ की कार्यपालिका के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो संघ की कार्यपालिका एक प्रकार से वर्णन किसमें है, किस अनुच्छेद में है, कहाँ से कहाँ तक के वर्णन है। तो आप वहाँ से याद रखना कि एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं कि कार्यपालिका संघ की या राज्यपालिका संघ की। इस प्रकार से क्वेश्चन रख दिए जाते हैं कि आपका माइंड चेक करने के लिए कि वहां पे आप कितना याद रख पाते हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति के बारे में पूछ दिया जाएगा, किस अनुच्छेद में वर्णन है राष्ट्रपति के बारे में। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन रख दिए जाएंगे। कई बार ऐसा होता है ना। तो 52 से लेकर 151 तक जो है ये कार्यपालिका के बारे में वर्णन करता है। कार्यपालिका के बारे में वर्णन करता है तो इसका मतलब ये राष्ट्रपति के बारे में भी वर्णन करता होगा। तो जो अनुच्छेद होंगे वो इसी के अंतर्गत होंगे। इसके बाद 200, 300 इस प्रकार से 201, 203, 204 रख दे या 152 रख दे तो उसमें राष्ट्रपति का वर्णन नहीं है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनसे आप याद रखिएगा कि किससे कार्यपालिका के बारे में वर्णन है तो संघ की कार्यपालिका में ही राष्ट्रपति के वर्णन किया गया होगा और उपराष्ट्रपति का वर्णन भी इन्हीं के अंतर्गत किया गया होगा। और राज्यपाल के बारे में पूछेगा तो फिर इससे नहीं आएगा कोई भी क्वेश्चन। इस तरह का अगर जो आपके कोई मतलब घुमाने के लिए आपको रख देता है तो ये आप वहां पे एग्जाम में याद रखिएगा। तो अनुच्छेद जो 52 बोलता है उसमें राष्ट्रपति के जो है पद की बात की गई है। मतलब राष्ट्रपति का क्या पद होगा उसकी बात की गई है अनुच्छेद 52 में। 53 में कार्यपालिका संबंधी राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है। और 54 में जो है निर्वाचन संबंधी मंडल की बात की गई है, राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन मंडल कौन कौन से होंगे। और अनुच्छेद 55 में निर्वाचन प्रक्रिया की बात की गई है कि किस प्रकार से इसका निर्वाचन किया जाएगा राष्ट्रपति का। अनुच्छेद 56 जो बोलता है वो कार्यकाल की बात करता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। और अनुच्छेद 57 जो बोलता है पुनः निर्वाचन करने की, मतलब राष्ट्रपति जो है फिर से निर्वाचित हो सकता है, उसके लिए कुछ कंडीशंस बताई गई हैं। अनुच्छेद 58 बोलता है कि योग्यता क्या होनी चाहिए राष्ट्रपति की। अनुच्छेद 59 जो बोलता है शर्तें क्या क्या होनी चाहिए राष्ट्रपति की। और अनुच्छेद 60 बोलता है कि राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की क्या होना चाहिए, यह अनुच्छेद 60 बोलता है। और अनुच्छेद 61 बोलता है पद से हटाना, मतलब पद से हटाना, महाभियोग की बात करता है अनुच्छेद 61। और अनुच्छेद जो है 62 बोलता है
नए राष्ट्रपति बनाने की अवधि 6 माह होगी। मतलब अनुच्छेद एक प्रकार से 62 बोलता है कि जो नया राष्ट्रपति चुना जाएगा वो 6 माह के अंदर ही उसको सिलेक्ट कर लिया जाए। और अनुच्छेद 72 बोलता है कि क्षमा की शक्ति की बात करता है, क्षमादान की शक्ति की बात करता है। मतलब राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति 72 में बताई गई है कि कोई भी नागरिक है जो दंड पाया है न्यायालय के द्वारा, उसको किस प्रकार से राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, मृत्यु दंड से भी आजाद कर सकता है राष्ट्रपति 72 के अंतर्गत जो है बताई गई, और सजा को कम भी कर सकता है। तो यह जो है अनुच्छेद 72 में बताया गया है। अगली बात कर रहे हैं कि अनुच्छेद 63 और 63 से लेकर के 73 तक जो है, इसमें बताया गया उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। इसमें उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, कौन कौन से उपराष्ट्रपति के बारे में क्या क्या शक्तियां हैं। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद बताया गया है। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति के राज्यसभा एवं पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का जो पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 65 कहता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति के तौर पर जो है मतलब कार्य करेगा। जब राष्ट्रपति की अनुपस्थिति हो जाएगी, जब वो काम नहीं कर रहा होगा, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। ऐसा जो है 65 में बताया गया है। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की बात की गई है। अनुच्छेद 68 में नए उपराष्ट्रपति बनाने की अवधि क्या होगी, मतलब नया उपराष्ट्रपति बनने की अवधि क्या होगी, ये जो बात की गई अनुच्छेद 68 में। अनुच्छेद 69 बताता है कि शपथ ग्रहण से लेकर के प्रावधान अनुच्छेद 69 में जो हैं दिए गए हैं। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री के संबंधी शक्तियां, कुछ जो अनुच्छेद हैं उनके बारे में कोई उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो है वो दिए नहीं गए हैं। तो इसके बाद प्रधानमंत्री के संबंधित रिलेटेड कौन से अनुच्छेद हैं, 73 और 74 से लेकर के 78 तक जो है प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया है। 74 में जो है मंत्रिपरिषद में बताया जाता है, और मंत्रिपरिषद का प्रमुख एक प्रकार से एक प्रधानमंत्री होता है, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अनुच्छेद 75 जो है वो प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया है। 75(1) में प्रधानमंत्री की नियुक्ति, 75(2) में प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 75(3) के प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। मतलब प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, ये बात 75(3) में बताते हैं। और प्रधानमंत्री की इस्तीफा देने से मंत्रिमंडल जो है वो भंग हो जाएगा। अगर जो प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देता है तो पूरा मंत्रिमंडल जो है वो भंग हो जाता है। और 75(4) बोलता है जिसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी होगा, मतलब राष्ट्रपति के लिए एक प्रकार से उत्तरदायी होगा। और 75(5) जो बोलता है कि कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है, कोई भी व्यक्ति मंत्री, प्रधानमंत्री, कोई भी मंत्री बन सकता है। ये कोई भी व्यक्ति की बात की जा रही है यहाँ पे, एलिजिबिलिटी जो यहाँ पे दी गई होगी, उसके लिए कुछ कंडीशंस फॉलो करनी चाहिए। दिवालिया वगैरह नहीं होना चाहिए, ये सब कंडीशंस हैं। भारत का नागरिक हो तो ये सब कंडीशन है, वो बन सकता है। अनुच्छेद 76 की अगर जो बात कर सकते हैं तो महान्यायवादी की बात की जा रही है। अटॉर्नी जनरल की जो है बात की गई है 76 में, महान्यायवादी की बात की गई है। और उसके बाद अनुच्छेद 77 की बात करेंगे तो यहाँ पे समस्त काम राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, मतलब जितने भी काम होंगे वो सब राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, नाम पर किए जाएंगे। या अनुच्छेद 78 बताता है कि प्रधानमंत्री के कर्तव्यों की जो है ये बात करता है, इसमें मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री की बात की गई है 74 से लेकर 78 तक। उसके बाद विधायिका की बात की गई है अनुच्छेद 79 से लेकर के 123 तक जो है वो विधायिका की बात की गई है। तो विधायिका में क्या क्या है, अनुच्छेद 79 में
संसद की बात की गई है अनुच्छेद 80 में राज्यसभा और अनुच्छेद 81 में लोकसभा। याद रखने का तरीका है, सबसे पहले संसद आता है, संसद के बाद बड़ा सदन आता है, बड़े के बाद छोटा सदन आता है। संसद जो है मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनता है। तो यहाँ पे संसद की बात आएगी तो 79 में आएगी। क्वेश्चन कभी कभी रख देते हैं कि इसमें से किसमें जो है राज्यसभा के बारे में उल्लेख है, संसद के बारे में उल्लेख है या लोकसभा के बारे में उल्लेख है। तो यहाँ पे अनुच्छेद जो है कंफ्यूजन हो जाएगा किसमें उल्लेख है, हो सकता है साथ ही में अनुच्छेद रख दे। तो आप याद रखना सबसे पहले संसद आता है, फिर राज्यसभा आती है, फिर लोकसभा आता है। राज्यसभा को उच्च सदन, लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है उसके बाद अनुच्छेद 82 में परिसीमन आयोग की बात की गई है। अनुच्छेद 82 जो है परिसीमन आयोग से रिलेटेड है। अनुच्छेद 83 है संसद के जो है सदनों की अवधि क्या होगी, संसद के सदनों की क्या क्या अवधि होगी, अनुच्छेद 83 बताता है। अनुच्छेद 84 है संसद की सदस्यता के लिए अर्हता क्या होनी चाहिए, क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो ये जो संसद जो एक प्रकार से 84 बताता है। उसके बाद अनुच्छेद 85 कहता है कि संसद जो है राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाने का एवं विघटन कर सकता है। यह जो है अनुच्छेद 85 में बताया गया। 85 ये कहता है कि संसद के प्रत्येक सदन की बैठकों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। 85 एक बोलता है। ये थोड़े थोड़े फैक्ट्स हैं, इनको एक बार आप पढ़ लेंगे तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये याद हो जाएंगे। 86 बताता है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण की बात करता है। 87 जो है वो राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण की बात करता है। अभिभाषण जो है 86 करता है, विशेष आएगा तो वो 86 आ जाएगा, 87 आ जाएगा। 88 जो बोलता है महान्यायवादी और एकमात्र जो है संसदीय सदस्य है जो संसद की बैठकों में भाग लेता है और लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। मतलब महान्यायवादी एकमात्र जो गैर संसदीय एक प्रकार से सदस्य है जो संसद की बैठक में तो भाग लेता है लेकिन उसको मतदान करने का अधिकार नहीं है। तो ये जो एक प्रकार से मतदान का अधिकार इसको नहीं दिया गया, ये बात कर सकते हैं। अनुच्छेद 89 की अगर जो बात करें तो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की बात की गई है। किसमें? राज्यसभा के सभापति उपसभापति की बात जो है अनुच्छेद 89 में की गई है। इसके बाद जो आएगा वो 89 के बाद आता है 93 में जो बात की गई है लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की बात की गई है। पहले आएगा सभापति, मतलब पहले आएगा राज्यसभा के सभापति उपसभापति, उसके बाद आएगा जो है लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की बात की गई है। अनुच्छेद 87 की अगर जो बात करें तो इसमें सभापति उपसभापति के अध्यक्ष में वेतन भत्तों की बात की गई है। अनुच्छेद 100 में गणपूर्ति की बात की गई। अनुच्छेद 101 में रिक्तियों की बात की गई। अनुच्छेद 102 में लाभ के पद की बात की गई। अनुच्छेद 103 में लाभ के पद के निर्धारण के राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। 105 में संसदीय विशेषाधिकार है। 108 में संयुक्त अधिवेशन की बात की गई है। 110 में धन विधेयक है। 117 में वित्त विधेयक है। 112 में ये याद रखना 110 में धन विधेयक, 117 में वित्त विधेयक है। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का जो है बजट दिया गया है। 114 की बात की गई है। 114 बात की गई है विनियोग विधेयक की बात की गई है। विनियोग विधेयक 114 में है। और 116 की बात की गई है लेखानुदान की बात की गई है। 123 में राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। 123 में बात की गई है। न्यायपालिका की बात की गई है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय या संघ के न्यायालय की बात की गई है। तो पहला जो है अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट के है और अनुच्छेद 124 ए में बताया गया है कि संसद चाहे तो वो न्यायाधीशों की संख्या में जो है एक प्रकार से वृद्धि कर सकती है, मतलब संख्या बढ़ा सकती है। अनुच्छेद 125 की अगर जो बात करें, अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों के वेतन की बात की। 26 में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। 27 में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। 28 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की बैठक एवं उपस्थिति की बात की गई है। अनुच्छेद 129 बोलता है कि एससी के लिए अभिलेखन न्यायालय
मतलब सुप्रीम कोर्ट की एक अभिलेखन न्यायालय की बात की गई है, जो रिकॉर्ड रखेगा उसकी बात की गई है अभिलेख न्यायालय की। और अनुच्छेद 130 में स्थान की बात की गई है। अनुच्छेद 121 आरंभिक अधिकारिता, अनुच्छेद 131 संवैधानिक मामलों में अपील, अनुच्छेद 133 दीवानी मामलों में जो है अपील कर सकते हैं, 34 में फौजदारी मामलों में अपील कर सकते हैं और 36 में विशेष मामलों में अपील कर सकते हैं। अनुच्छेद 137 में न्यायिक पूर्वानुलोकन, मतलब न्याय के विरुद्ध पूर्वानुलोकन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कोई न्याय दिया गया उसके विरुद्ध जो हम मतलब फिर से न्याय की मांग कर सकते हैं। और अनुच्छेद 139 में मतलब सुप्रीम कोर्ट की को रिट जारी करने का जो है प्रकार से मतलब आदेश दिया गया है। और 143 में सलाह एवं शक्ति की बात की गई है। और इसके बाद में हाई कोर्ट की बात की गई है। तो ये 224 में बात की गई है। इनके बारे में जो है हम जब स्टेट में पढ़ेंगे तो उसमें बात करेंगे। तो ये जो लेक्चर यहीं से समाप्त होता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट तक जो हमने पढ़ लिया है। तो अब जब हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे तो ये मतलब विधानसभा की बात करेंगे या राज्य की एक प्रकार से विधानमंडल की बात करेंगे, तो उसमें पढ़ाएंगे हम आपको। तो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।